स्वामी विवेकानंदा जी ने भी कहा है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। बिल्कुल। बट टॉप करना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं हुआ है विश्वास पूरी नहीं हो तरह से। रहा है। तो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया। मुझे लगा कि कोचिंग शायद मेरे लिए सूटेड ना हो। मतलब भले ही मैं रात को 4 बजे तक पढ़ रही हूँ, मुझे तब कुछ चाहिए, तो तब भी आई रिमेंबर कि पापा आके सब कुछ दे देते थे। कभी तो मुझे एयर होस्टेस बनने का भी शौक था। अगर मैं फ्लाइट में ट्रैवल करती थी तो मुझे वो अच्छा लगता था। अगर मैं कहीं सिंगर को देखती थी तो मुझे सिंगर बनने वही का बन भी शौक था। टीचर बनने का शौक था क्योंकि मम्मा को देखा था वो पढ़ाती थी तो। आपको काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी आई होंगी। तो कोई कुछ चुनौतियों का वर्णन करेंगे ताकि जो देख रहे हैं कि उनको भी पता चले कि चुनौतियाँ अगर आती हैं तो कैसे उसे सामना करना है? भद्रवा की बेटी, बिल्कुल। किश्तवाड़ की बेटी कह रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हर किसी की अलग दिनचर्या है, हुँ। तो हो सकता है मेरी दिनचर्या से काफ़ी लोग रिलेट ना करें, वो कहें ये तो उल्टा ही कुछ बता रही है। सर जैसे कि आपने कहा समाज के लिए शायद मैं आज रोल मॉडल हूँ, बट मेरे लिए मेरे रोल मॉडल्स मेरे पेरेंट्स ही हैं। एक्सपीरियंस है। कोई भी काम एक दिन में पूरा नहीं होता, एक दिन ज़रूर पूरा होता है। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने जेके में जो है टॉप किया जम्मू कश्मीर के अंदर और मूलतः डोडा की रहने वाली हैं। उनका नाम अगर मैं बताऊँ तो अनमोल है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि अनमोल हैं और किस तरह से मेहनत इन्होंने की होगी और इनसे हम आपकी जब मुलाकात करवाएँगे, तो इनसे जानेंगे किस तरह से जीवन के अंदर इन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से माता-पिता का सहयोग रहा, किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस तरह से जो है इन्होंने अपने मन को मजबूत कर कर लगातार जो है वो प्रयास किया। सारी बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अनमोल जी आपको जेके फैक्ट की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर। अनमोल जी सबसे पहला जो प्रश्न ये रहेगा कि कितनी खुशी है आपको कि जब आपने रिज़ल्ट देखा और देखा कि मैं जम्मू कश्मीर में मैंने टॉप किया है, कितनी खुशी हुई उस समय आपको? सर सबसे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मेरा नाम है टॉप पे। मैंने रोल नंबर चेक किया अपना कि ये एक ही मैं ही हूँ या नहीं। अभी तक भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि टॉप कर लिया है। अच्छा, लिस्ट में तो सब आना चाहते हैं, बिल्कुल। क्वालीफाई सब करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहती थी। बट टॉप करना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो अभी भी मुझे विश्वास नहीं हुआ है विश्वास पूरी नहीं हो तरह रहा से। है। चलो, तो जैसे ही आपको रिज़ल्ट का पता चला तो सबसे पहले आपने किसको बताया? मैं एक्चुअली नीचे ही बैठी हुई थी अपने पेरेंट्स के मतलब पापा के साथ बैठी हुई थी। तो मैंने फ़ोन पे देखा कि नोटिफ़िकेशन आई हुई थी रिज़ल्ट की, तो मैंने पीडीएफ खोला और मैंने सीधा स्क्रॉल किया कि मैं नीचे से या बीच में से देखती हूँ नाम है कि नहीं। बिल्कुल। और मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने वहाँ पे अपना नाम देखा पहले, तो मैंने कहा शायद ये एनेक्स्चर 1 की लिस्ट है। मैं बट देखा कि नहीं वो एनेक्स्चर 2 की लिस्ट थी मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की और उसमें मेरा नाम फर्स्ट पे था। तो मैंने पापा से कहा मैंने कहा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, आप प्लीज़ चेक करो इसको। जब उन्होंने भी देखा फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, उन्हें बताया, उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, उन्हें लगा मैं प्रैंक कर रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। बट फाइनली सबको यकीन हो गया कि और बहुत खुशी हुई। सब मिठाइयाँ बाँट रहे हैं। सब मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, सब बहुत खुश हैं। अच्छा अनमोल जी पहले मुझे ये बताएँ कि किस तरह से बचपन से लेकर आज तक आपका जो है शिक्षा का जो समय-समय पर जो अलग-अलग स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, किस तरह से वो सफ़र रहा और किस तरह से आपने उस सफ़र को अच्छे से जो है सीखते-सीखते यहाँ तक पहुँचे? सर सो मैं उधराना भदरा से बिलॉन्ग करती हूँ जी। और मैंने जो अपनी प्री प्राइमरी स्कूलिंग है वो किश्तवाड़ से की है क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे पोस्टेड थे। उसके बाद 2008 में हम जम्मू आए और उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग जम्मू से की है। 2016 में मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया और फिर मैंने अपना बीए एलएलबी ऑनर्स जो है वो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात अच्छा। से किया। 2021 में मैं ग्रेजुएट हुई, फिर मैंने 1 साल प्रिपेयर किया सिविल सर्विसेज़ के लिए और 2022 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो शिक्षा जब आप ग्रहण कर रहे थे उस समय आपने ये अपना लक्ष्य जो है निर्धारित कर रखा था या फिर समय-समय पर मन में कई बार आता है कि मुझे बीएड करनी है, फिर कन्फ्यूज़न रहती है कि ये करना है या फिर पूरा अटल था कि मुझे यही करना है? तो बचपन में तो बहुत सारे ड्रीम्स थे, बहुत सारे गोल्स थे कि ये भी कर सकते हैं, ऐसे ये भी कर क्या-क्या था सकते वो हैं। भी बताएँगे थोड़ा? तो बहुत ही मतलब हर दिन बदलते थे। मतलब कभी तो मुझे एयर होस्टेस बनने का भी शौक था। अगर मैं फ्लाइट में ट्रैवल करती थी तो मुझे वो अच्छा लगता था। अगर मैं कहीं सिंगर को देखती थी तो मुझे सिंगर बनने वही का भी बन शौक था। टीचर बनने का शौक था क्योंकि मम्मा को देखा था वो पढ़ाती थी तो। सारे शौक थे बट मुझे लगता है एक जो गोल होता है इंसान का जो एक दिली तमन्ना होती है कि ये बिल्कुल। बनना है, वो मेरा सिविल सर्विसेज़ जॉइन करने का ही था हमेशा से क्योंकि मैंने बहुत सारे आस-पास डीसीज़ को देखा है या सिविल सर्वेंट्स को बिल्कुल। देखा है,
तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। तो इसीलिए ये एक गोल था कि अगर कुछ करना है तो ये मुझे लगता है जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ती रही कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ मुझे लगता है ये पूरी तरह से पक्का हो गया कि मुझे सिविल सर्विसेज़ ही करना है। अच्छा, कई बार हम जैसे स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों के साथ होते हैं। तो दोस्तों के साथ बातें करते-करते ऐसे महसूस होता है कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, तो दोस्त होता है वो चाहता है कि मैं भी डॉक्टर जाए, मैं भी दोस्त के साथ दोस्ती निभाऊँगा। लेकिन एक्चुअल में अपनी अंदर की जो कला है या फिर अपने अंदर का जो हुनर है या फिर मुझे क्या जीवन में करना है, वो कैसे पता चलता है? आप क्योंकि इसको बड़ी अच्छे से जानते हो क्योंकि आप कह रहे हैं जिस तरह से कि मेरे को कॉलेज तक जो है पूरा स्पष्ट हो चुका था। सर, मैं इसकी एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। जिस यूनिवर्सिटी से मैं बिलॉन्ग करती हूँ हुँ, जेएनएलयू, वहाँ पे कॉर्पोरेट का बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंक्लिनेशन है स्टूडेंट्स बिल्कुल, की कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएँ या लिटिगेशन में ऑब्वियसली क्योंकि वो एक लॉ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी है। तो मेरे बैच में भी 60 टू 70% जो स्टूडेंट्स थे वो कॉर्पोरेट में जा रहे थे और मुझे भी लगता था कि मुझे भी जॉइन करना चाहिए, मुझे भी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। बीच में ऐसा लगता था कि क्योंकि फ्रेंड्स बिल्कुल, यहाँ जा रहे हैं तो आई शुड आल्सो जॉइन दैट। बट देन मैं कभी आराम से बैठ के सोचती थी कि क्या मेरा वही मेन गोल है? क्या मेरी लाइफ़ का वही फ़ोकस है जो मैंने बचपन से आज तक सोचा है? क्या मैं उस ड्रीम को ऐसे ही छोड़ दूँ क्योंकि कोई और कॉर्पोरेट में जा रहा है या कुछ और कर रहा है? तो आई थिंक एक बहुत इंसान को कहते हैं ना आत्मचिंतन करना चाहिए। खुद बिल्कुल। सोचना चाहिए कि क्या आपका गोल वाक़ई में ये है? और फिर जब आप ज़रा सोचते हैं, ज़रा समझते हैं, अपने इंटरेस्ट्स को देखते हैं, फिर मुझे लगता है आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपका असली में क्या गोल है। बिल्कुल एक जिस तरह से आपने कहा कि गोल का जब पता चल जाता है कि मुझे ये करना है, उसके बाद किस तरह से जो है आपने समय-समय पर कोचिंग ली कहीं से या फिर खुद सेल्फ स्टडी की? कैसे सफ़र रहा आगे का? सर मैंने क्योंकि एक ही साल मतलब मैंने गैप लिया था, तो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया। मुझे लगा कि कोचिंग शायद मेरे लिए सूटेड ना हो, क्योंकि मेरे जो बेसिक्स थे वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि क्लियर क्लियर थे, थे। टू द एक्सटेंट कि मुझे लगा कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, अगर मैं थोड़ा खुद से पढ़ाई करने की कोशिश करूँ, तो शायद क्लियर हो जाए। तो मैंने जो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है मटीरियल वही यूज़ किया था और मुझे लगता है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। बट ये है कि मैंने मॉक टेस्ट्स वग़ैरह दिए थे जी। और इंटरव्यू के लिए भी मैंने मॉक्स दिए थे, बट प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मैंने ये भी सुना है कि आपका ये फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, फर्स्ट में ही हो गया, ऐसा जी, ही? जी, ये फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था, मैंने 21 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और 22 में अटेम्प्ट दिया। तो जब आपने एग्ज़ाम दिए थे तो आपको उस समय ऐसे माइंड में क्लियर था कि हो जाएगा या फिर ऐसे डाउट था? सर प्रीलिम्स के बाद तो मुझे लगा था कि क्लियर हो जाएगा, मेंस के बाद मुझे लगा था कि द ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ द स्टेट जो हैं उन्होंने ये बिल्कुल। एग्ज़ाम दिया है, तो शायद ना हो। अब तो आप ही हैं ब्राइटेस्ट। नहीं, नहीं सर, बहुत सारे लोग ब्राइट हैं हमारी स्टेट में। आई एम जस्ट वन ऑफ देम और यही है कि श्योर नहीं होता है, लास्ट तक जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, आप श्योर नहीं होते हैं। सो अनमोल जी किस तरह से रिश्तेदारों ने बधाइयाँ दी, खुशी का माहौल, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होंगे, लोग घर पर लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, एक जब आप इतने टाइम से एफ़र्ट डालते हैं किसी चीज़ में, फिर उसका जब रिज़ल्ट ऐसे आता है और सब लोगों को खुशी होती है, तो आपको भी खुशी होती है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके रिश्तेदार, उन लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात है कि सब लोग आज खुश हैं, सब लोग भद्रवाह की बिल्कुल। बेटी, किश्तवाड़ की बेटी कह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यही अच्छा है। पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पेरेंट्स की वजह से ही हम लोग जो हैं यहाँ तक पहुँचते हैं और आज पूरे समाज के लिए आप जो है एक रोल मॉडल हैं। कैसे देखते हैं पेरेंट्स के लिए कुछ शब्द? सर जैसे कि आपने कहा समाज के लिए शायद मैं आज रोल मॉडल हूँ, बट मेरे लिए मेरे रोल मॉडल्स मेरे पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स हैं। क्योंकि बचपन से लेके आज तक मुझे लगता है एक-एक चीज़ जो सिखाई है या कोई बिल्कुल। वैल्यू है जो उन्होंने इनकलकेट की है वो पेरेंट्स की ही उनको ही श्रेय जाता है। मेरी मदर जो हैं वो खुद एजुकेशनिस्ट हैं। प्रिंसिपल हैं। हाँ जी, वो प्रिंसिपल हैं जीडीसी किश्तवाड़ में। तो उन्होंने हमेशा से ही पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। मतलब उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि अपनी पढ़ाई पे ज़रूर फ़ोकस करना, नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। और जो पापा हैं वो हमेशा सपोर्ट सिस्टम बने रहे हैं। उन्होंने जो बाकी वैल्यूज़ हैं ह्यूमिलिटी एम्पैथी वग़ैरह वो सब पापा से सीखा है मैंने। तो मुझे लगता है इनका बहुत रोल है और पढ़ाई में सपोर्ट करना अ, कोई कमी ना रखना, पूरी वो प्रिविलेज देना, आई थिंक उसके लिए मेरी फैमिली को मैं अ, थैंक यू बोलना बिल्कुल चाहूँगी। अनमोल जी जैसे आपने अपना सफ़र थोड़ा बताया हमें, तो आपको काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी आई होंगी। तो कोई कुछ चुनौतियों का वर्णन करेंगे ताकि जो देख रहे हैं कि उनको भी पता चले कि चुनौतियाँ अगर आती हैं तो कैसे उसे सामना करना है?
सर वैसे तो मुझे लगता है मेरी चुनौतियाँ शायद उतनी बड़ी ना हों जितनी बाकी एस्पिरेंट्स की होती हैं। मैं जानती हूँ जितने भी लोग एग्ज़ाम बिल्कुल। देते हैं उनकी बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ, लोग कितने फ़ार-फ्लंग एरिया से आ रहे हैं वो। मैं तो कहूँगी कि मेरे पास जो भी है मैं इसको प्रिविलेज मानती हूँ और बिल्कुल। मुझे लगता है इसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि कोई उतनी बड़ी चुनौतियाँ शायद ना हो। बट डेफ़िनिटली चुनौतियाँ होती हैं, फेलियर्स भी होते हैं। मुझे लगता है बचपन में जब मैं किश्तवाड़ से जम्मू आई थी, एजुकेशन में जो मेरी ट्रांज़िशन हुई कि मैं किश्तवाड़ से आई थी और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत डिफरेंट था। आई डिफरेंट। थिंक वो सबसे पहली चुनौती थी, मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा था कोप अप करने में यहाँ से, क्योंकि यहाँ का करिकुलम बहुत डिफरेंट था। यहाँ पे इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस दिया जाता था। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए थोड़ा था एक सेटबैक कि आई हैव टू नाउ बक अप, क्योंकि वहाँ का थोड़ा अलग एजुकेशन सिस्टम था। और अभी अगर मैं स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे लिए आया होगा वो प्रिपरेशन की बिगिनिंग में ही आ गया था, जब मेरे ग्रैंडफ़ादर पास्ड अवे। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी और विदिन अ मंथ ही फेल वेरी सिक और फिर वो अचानक से ही पास्ड अवे। वो मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर थे। आई थिंक जब मैंने ग्रेजुएशन भी की थी या जब मैंने 12th पास की बिल्कुल। थी, तो उनसे ज़्यादा प्राउड कोई नहीं था। तो मैं चाहती थी कि अगर मैं करियर में कुछ करूँ हाँ या जी। सिविल सर्विसेज़ क्वालीफ़ाई करूँ, उस वक़्त मेरे दादाजी मेरे साथ हों। अच्छा। मगर जब वो मेरी प्रिपरेशन की बिगिनिंग में ही पास्ड अवे, तो मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत वॉइड सा क्रिएट हो गया मेरी लाइफ़ में, क्योंकि मैं उनसे बहुत अटैच्ड थी। मुझे ऐसा भी लगा शायद मैंने अपनी पढ़ाई के टाइम उनको उतना टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैं बिज़ी हुआ करती थी। शायद मैं लास्ट में उनके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। तो एक वो आई वुड से कि इमोशनली बहुत बड़ा सेटबैक था सही है। मेरे लिए। तो मुझे उससे उभरने में मैं कहूँगी काफ़ी टाइम लगा। वो एक चैलेंज था, बट स्लोली स्टेडीली वो भी ओवरकम किया तो आज यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल। अनमोल जी, जैसे-जैसे आप सफ़र अपना आगे बढ़ते गए आपका सफ़र, तो किन-किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? क्योंकि मंज़िल तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारे लोगों का रोल रहता है, तो आपके लाइफ़ में कौन-कौन लोग हैं जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया? सर लिस्ट बहुत ही लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है हर कोई ही है जिसने सपोर्ट किया है। सबसे पहले तो फैमिली ही है। मुझसे फैमिली से भी पहले मैं कहूँगी भगवान का बहुत रोल है। भगवान ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं तभी बिल्कुल। ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया। मुझसे कहा कि बस तुम पढ़ाई पे फ़ोकस करो, बाकी सब हम देख लेंगे। मैं पढ़ती थी तो मेरे रूम में चाय, कॉफ़ी सब आ जाता सब था। होता है। भले ही मैं रात को 4 बजे तक पढ़ रही हूँ, मुझे तब कुछ चाहिए, तो तब भी आई रिमेंबर कि पापा आके सब कुछ दे देते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे सोने दो, तुम पढ़ रही हो तो हम क्या करें? तो मुझे लगता है फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। मेरे जो टीचर्स रहे हैं बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में भी और स्कूल में भी, उन्होंने मुझे सिर्फ़ एजुकेशन ही नहीं दी है, वैल्यूज़ भी बहुत सारी सिखाई बिल्कुल। हैं। ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ रहना, मुझे लगता है ये सब चीज़ें मैंने अपने टीचर्स से सीखी हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादू, मेरी नानी, नानू, दादी सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया ही है। उसके अलावा मैं कहूँगी मेरे दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल रहा हुँ। है। एक जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है बिल्कुल। एग्ज़ाम के टाइम पे, आप आइसोलेट हो जाते हैं, आपके पीयर्स आगे बढ़ रहे हैं लाइफ़ में, आपको लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? उस टाइम पे आई थिंक एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो तैयारी के समय काफ़ी सारे फंक्शंस भी आते होंगे, कहीं जाना, तो वो अवॉइड करते थे या मैनेज करते थे? तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कोविड की वजह से काफ़ी पोस्टपोन हो गए पोस्टपोन फंक्शंस, हो गए। उतनी सोशलाइज़ेशन होती नहीं थी, तो वहाँ से मुझे लगता है थोड़ा कम हो गया। तो उसके अलावा मैं जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस थे उनमें तो डेफ़िनिटली जाती थी, बट आई थिंक थोड़ा-सा मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था डेफ़िनिटली। आई डिड नॉट गो बिल्कुल। एवरीवेयर, हर कहीं नहीं जाती थी बिकॉज़ आई थिंक एक आपका मेंटल स्पेस होना बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल। आप अगर पढ़ाई के ज़ोन में हैं, तो हो सकता है आप कहीं जाएँ, कुछ सुनें या कोई आपसे बिल्कुल। कुछ पूछे बेटा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? तो एक एस्पिरेंट को वो थोड़ा कर सकता है, मतलब थोड़ा-सा मेंटल स्पेस को वो बिल्कुल। डिस्टर्ब कर डिस्टर्ब। सकता है। तो आई थिंक थोड़ी लिमिटेड रखें सोशलाइज़ेशन, मेरा ये मानना था। बिल्कुल, अनमोल जी, आप तैयारी तो करते ही हैं, आजकल युवाओं को देखते हैं हम लोग, वो भी स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? क्योंकि दिनचर्या का पालन अगर कोई व्यक्ति करता है, तो वो मंज़िल तक अवश्य पहुँचता है। आपकी दिनचर्या किस तरह से रहती थी? समय पे उठना या कितने बजे सोते थे? क्या खाते थे? क्या पढ़ते थे? कैसे मैनेज करते थे? वो सारा थोड़ा बताएँगे ताकि जो भी एस्पिरेंट इस समय तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको भी थोड़ा ध्यान में आएगा कि वास्तविकता क्या है? तो वास्तविकता तो मैं कहूँगी हर किसी की अलग दिनचर्या है, हुँ। तो हो सकता है मेरी दिनचर्या से काफ़ी लोग रिलेट ना करें, वो कहें ये तो उल्टा ही कुछ बता रही है।
बट बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठते हैं, बिल्कुल। मुझसे नहीं हो पाता था। मैं रात को लेट तक पढ़ती थी और सुबह थोड़ा लेट उठती थी। तो मैं जब सुबह उठती थी थोड़ा 10 बजे के आस-पास, उसके बाद में अपना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह सब करके फिर मैं कुछ टाइम के बाद पढ़ने बैठ जाया करती थी। और मुझे लगता है मैं 3-3 घंटों के स्लॉट्स में पढ़ती थी। तो 3 घंटे आफ्टरनून में, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम भी हमारा 3 आवर्स का होता है। बिल्कुल। 3 घंटे की सिटिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप एक जगह बैठ सकें। उसके बाद मैं शाम को थोड़ा-सा पढ़ती थी और फिर रात को जो 12 बजे से 4 बजे तक का या 3 बजे तक का टाइम था, उस वक़्त क्योंकि सब सो जाते थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। आई थिंक वो एक टाइम था जब मैं पूरा कॉन्संट्रेट करके पढ़ पाती थी। तो वो मेरी रूटीन थी। बिल्कुल। और वैसे जैसे रूटीन आपने कहा, जो इस समय युवा हैं तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में भी रहता है कि कई बार मनोबल डाउन हो जाता है। उनके लिए क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि अगर आप लगातार जो आपको अनुभव लगता है आप अभी तक जो आपने अनुभव किया वो बताएँ एक बार? मुझे लगता है ये जर्नी इतनी लंबी और टीडियस है, मनोबल ला लो होना बहुत आम-सी बात है। मुझे लगता है मेरा ही महीने में 3-4 बार मनोबल डाउन हो जाता था। मैं अपने पेरेंट्स से कहती थी, मुझसे लग रहा है नहीं होगा, जी, शायद ये गोल ड्रीम ही रह जाएगा। बट आई थिंक इसका सॉल्यूशन यही है कि आप खुद पे भरोसा रखें। अगर आपने खुद के लिए कोई गोल सेट किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये कर भी लेंगे। बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अराइज़ अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ अचीव्ड। बिल्कुल। तो ये बातें सिर्फ़ कही नहीं गई हैं, इनको अप्लाई भी अगर आप करेंगे तो आपको अवश्य अपना जो सक्सेस है वो ज़रूर मिलेगी। और मुझे लगता है मैं भी यही करती थी। थोड़ा-सा अगर आपको लगता है कि आप मनोबल लो हो रहा है आपका, तो आप थोड़ा कोई हॉबी अपनी जो है उसे परस्यू करें। लोगों के साथ बैठें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, फ्रेंड्स के साथ बैठें। आई थिंक उसके बाद आपका खुद मनोबल हाई हो जाएगा। बिल्कुल आपने ऐसे हॉबी की बात की तो आपकी भी कुछ हॉबीज़ रही होंगी जिन पर आप काम भी करती होंगी या जब फ्री होते होंगे उस समय करते होंगे तो क्या-क्या है? वो भी बताएँगे दर्शकों को तो थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। डेफ़िनेटली मेरी हॉबीज़ पोएट्री राइटिंग थी। मैं पोएम्स लिखा करती थी। बचपन से ही मुझे ये बचपन शौक से। था और मुझे लगता है क्योंकि मैं ओनली चाइल्ड थी, अच्छा, तो मेरे लिए पोएट्री राइटिंग जो है वो एक फ़ॉर्म ऑफ कैथारसिस बन गया कि अगर आप कुछ फ़ील कर रहे हो या आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो आप किसी को जाके बताओ उससे अच्छा है कि चलिए आप लिख दो। लिख लो उसको सबको। बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो एक काफ़ी अच्छी हॉबी रही मेरी। उसके अलावा कभी-कभी गा भी लेती थी। तो आई थिंक ये 2 हॉबीज़। अच्छा एक अंतिम और सवाल रहेगा जिस तरह से जेकेपीएससी में अभी पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, बाकी चीज़ें हुई, तो कैसे देखते हैं कि समय पर सब चीज़ें हुई? तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही कमेंडेबल स्टेप है। आई हुँ, थिंक पिछले साल से जो पिछला साइकिल था 21 का, तब से हमने देखा है कि जिस दिन इंटरव्यू खत्म होता है, लास्ट इंटरव्यू, उसी बिल्कुल, दिन रिज़ल्ट भी आ जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस इंस्टिल होता है कि जिस एग्ज़ाम की वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम भी उनको रिटर्न में वही बेनिफिट देगा जितना उन्होंने एफ़र्ट किया है। कि ऐसा नहीं है कि नेपोटिज़्म है, फ़ेवरेटिज़्म है या बिल्कुल। किसी और का है। तो आई थिंक हमारी जो यूथ है, हमारी यूटी का, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, हम इसके लिए अगर प्रिपेयर करेंगे, तो हमें बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स बहुत-बहुत गुड। धन्यवाद। एक बार फिर से जेके फैक्ट की टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर। और आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने अपने पूरा जीवन का सफ़र अभी तक किस तरह से रहा, क्या-क्या चुनौतियाँ आई और किस तरह से लगातार इन्होंने प्रयास किया और अपनी मंज़िल तक पहुँची हैं। और जो लोग लाइव इस समय देख रहे हैं वीडियो में उनसे आग्रह करूँगा कि आप भी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं और किस तरह से इन्होंने जो है अपने जीवन को एक बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से जो है लगातार मेहनत करते-करते और आज जो है सब बधाइयाँ दे रहे हैं, सब जो है शुभकामनाएँ दे रहे हैं, सब खुश हैं, वो खुद भी खुश हैं और समाज के लिए भी आने वाले समय के अंदर जिस तरह से उन्होंने बताया कि काम करेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट।